हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो भाई, एग्जाम का टाइम है, रिवीजन करना है, जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और पहला पार्ट देख लो। नहीं देखा है कोई बात नहीं, अब चेक कर लो। कोई भी ऐसा टॉपिक जो पहले पार्ट में समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में डाल देना भैया, हम आपको दोबारा समझा देंगे, डोंट वरी। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फोर्स के लॉ ऑफ मोशन। सिंपली हम कहते हैं कि न्यूटन ने फोर्स से रिलेटेड मोशन के जितने लॉ दिए हैं हम उनकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसके चर्चा करेंगे बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए, क्या होता है फर्स्ट लॉ या सिंपल वे में इन्होंने तो ये कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ को हमने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने फोर्स और मोमेंटम के बारे में बताया। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने बताया एक्शन एंड रिएक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा सर, ये इनर्शिया क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है टू बी इन रेस्ट और इन मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। अब ये पेन मैंने यहाँ पर रख दिया है, और अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं या इस पर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तो ये पेन जहां है ये वहीं रखा रहेगा, ये रेस्ट में ही बना रहेगा, अपने आप से ये मोशन में नहीं आ सकता। और इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। और यही है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि आप इसको गौर से देखिए, पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा है, हमने तेजी से पेपर को हटा लिया तो कॉइन जो था वो उसी जगह पे बना रहना चाहता था, जिसकी वजह से पेपर के साथ कॉइन ने मूव नहीं किया, बल्कि कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर गया। लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी वर्क ना कर रही होती तो हवा में लटकता रहता, ठीक है ना। ग्रेविटी तो लग रही थी ना, जिसकी वजह से पेपर तो हट गया क्योंकि हमने पेपर पे फोर्स लगाया। एक कॉइन जो था वो रेस्ट में बना रहा, जिसकी वजह से पेपर से बेस चला गया, कॉइन से पेपर का बेस चला गया, तो ग्रेविटी की वजह से ये कहां चला गया? नीचे। तो देखिए ध्यान से, एक और लॉ है, जैसे कि ये बॉल है, ये रेस्ट की फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी? रेस्ट की फॉर्म में थी। जब तक हमने इसको हिट नहीं किया तब तक ये रेस्ट में बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही हमने इसको एक लात मारी तो ये आ गई मोशन में। अब ये मोशन में बनी रहेगी। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मोशन में कैसे बनी रहेगी? थोड़ी दूर जाएगी, अपने आप रेस्ट में आ जाएगी, रुक जाएगी। तो भैया मैंने एक चीज और बताई थी ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तब तक। लेकिन जब ये बॉल मोशन में है तो इस पर एयर का फ्रिक्शन लगेगा, जमीन पर अगर ये रोल कर रही है तो अर्थ का भी फ्रिक्शन एक साथ लगेगा, तो उस फ्रिक्शन की वजह से धीमे धीमे से इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगी। अगर इसको हम किसी ऐसी जगह पे हिट करें जहां पर कोई भी दूसरा फोर्स वर्क ना कर रहा हो, इसको वैक्यूम में हिट कर दो तो क्या है, ये चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली, फिर ये लौट के नहीं आने वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग में रखना। क्या बताया मैंने आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो जाएगा? चलिए तो देखिए ध्यान से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहे, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। और इसी को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम एग्जैक्टली इनर्शिया को फिर से हम डिफाइन करेंगे। इनर्शिया क्या है? कि किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब जिसमें वो कैपेबल नहीं है, इटसेल्फ अपने आप वो कैपेबल नहीं है अपनी रेस्ट या मोशन की पोजीशन को चेंज करने में, उसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। तो देखिए ध्यान से, इनर्शिया इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ।
ठीक है ना, क्या बोला, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन बाय इटसेल्फ, अपने आप से ये अपनी रेस्ट और मोशन की पोजीशन को चेंज करने में कैपेबल नहीं है, और इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। सर ये इनर्शिया डिपेंड किस पर करती है, तो बेटा इनर्शिया डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, मास कम इनर्शिया की वैल्यू कम। जैसे ये समझो, ये एक हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट है, ये भी रेस्ट की पोजीशन में, तो ये रेस्ट में रहने वाला है, लेकिन इसका मास जो है वो कम है, जिसकी वजह से तो थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो ये मोशन में आ जाएगा। इससे क्या हो गया कि इनर्शिया कम थी, जिसकी वजह से ये जल्दी मोशन में आ गया। और इसकी जगह पे एक 100 kg का अगर मान लो कोई एक बड़ा सा स्टोन रखा होता, उस पर थोड़ा बहुत फोर्स लगाते तो क्या वो मोशन में आता? नहीं आता। क्यों? इट हैज मोर इनर्शिया, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, जिसकी वजह से हल्के फुल्के फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेस्ट में बना रहेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए। क्लियर हो जाएगा कि नहीं? तो क्या बता, इनफैक्ट मास इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। हम कह सकते हैं किसी बॉडी की जो इनर्शिया उसमें मेजर कांस्टेंट कौन होता है? मास। इफ अ बॉडी हैज मोर मास, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, इट हैज मोर इनर्शिया, तो इनर्शिया की वैल्यू भी कैसे हो जाएगी? ज्यादा। दैट इज हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। और यही रीजन है कि जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इनर्शिया ज्यादा होती है बजाय हल्के ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम 3 टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका कहना यह कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, अपने आप वो मोशन में नहीं आएगा। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहेगा, अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा। और तीसरा है टाइप ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इसका मानना ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, अपने आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो हम वन बाय वन देखते हैं तीनों। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट में है तो रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में बना रहेगा, एंड नॉट टू मूव ऑन इट्स ओन, और अपने आप वो मूव नहीं करेगा, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसके ठीक बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, तो मैंने आपको बताया द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा, एंड नॉट टू चेंज दिस स्टेट ऑन इट्स ओन, और अपने आप वो मोशन की स्टेट को भी चेंज करके रेस्ट में नहीं आ सकता, इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहते हैं इसको हम? इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड लास्ट आएगा टाइप ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में बना रहेगा, अपने आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, टू कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन अनलेस द सम एक्सटर्नल फोर्स चेंज इट्स डायरेक्शन। वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसके डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। द मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए दैट इज मोमेंटम, एक बढ़िया टॉपिक है मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है, इसीलिए पहले मोमेंटम आ गया। तो मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम में क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अगर मोशन में है, मोमेंटम डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर। अगर मैटर है तो एवरी मैटर हैज मास, तो उसमें मास तो होगा ही होगा, और अगर उसमें मोशन भी है, मास के साथ साथ मोशन है, तो उस ऑब्जेक्ट में होगा मोमेंटम। और ध्यान रखना मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम इनटू बी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी जितने ज्यादा होंगे उसका मोमेंटम जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना? मास और वेलोसिटी जितनी ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा, मास और वेलोसिटी जितनी कम मोमेंटम उतना ही कम हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मोमेंटम को हमने क्या बताया, मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मास इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें कोई मास है और वो मोशन में है, उसी में क्या होगा? मोमेंटम। ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास, भाई सारे के सारे ऑब्जेक्ट मैटर है, हमने पहले ही पढ़ा है। एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग, जो हम देख रहे हैं, दैट आर मैटर।
एंड एवरी मैटर हैव मास। तो भैया ये जो ऑब्जेक्ट है मास तो इसमें होगा ही होगा। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग देन इट हैज मोमेंटम। तो इसका सीधा सीधा मतलब है मास बॉडी में खुद से, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसमें मोमेंटम भी होगा। इट हैज इट्स मास इन मोशन। आगे देखिए, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम किसी भी बॉडी के मोमेंटम को डिफाइन करेंगे उस बॉडी के मास से और उस बॉडी की वेलोसिटी से। तो यहां पर इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। मोमेंटम जो होता है वो डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे P से, मास ऑफ द बॉडी M, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी V, देन P इज इक्वल टू M इंटू V। अब यहां से अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो पता है मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड। किसका यूनिट हो जाएगा? ये मोमेंटम का। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कैसे पता चलेगा मोमेंटम कम है या ज्यादा? दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन ये देखो, ये एक फास्ट बॉल है जो इस बैट्समैन के मुंह पर आकर लगी। भाई बॉल दिखने में छोटी सी है, लेकिन जब ये किसी फास्ट बॉलर के थ्रू फेंकी जाती है तो बहुत स्पीड से आती है, और उस स्पीड, उस वेलोसिटी की वजह से इसमें बहुत सारा मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से जब ये बॉल किसी बैट्समैन को हिट करती है तो बहुत तेज चोट लगती है। एक और देखेंगे, इसके थ्रू शायद आप समझ पाए कि ये देखिए, एक तेजी से आती हुई बॉल जैसे इस बैट से टकराई तो उसने इस बैट के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है ना? होगा क्या, जब बॉलर ने इस बॉल को फेंका तो हाई वेलोसिटी के साथ फेंका, मास इंटू वेलोसिटी, कुछ ना कुछ मास है, वेलोसिटी ज्यादा मतलब मोमेंटम ज्यादा हो गया। मोमेंटम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा जनरेट होगा, और जैसे वो हाई मोमेंटम के साथ बॉल इस बैट से टकराई तो इस बैट के दो टुकड़े हो गए। और ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ मोमेंटम। और ये मोमेंटम किसकी वजह से था? बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी। तो एक एग्जांपल के साथ है, अ क्रिकेट बॉल इज नॉट वेरी हैवी। ये क्रिकेट बॉल जो है बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती है, बट when it is thrown with the high speed, जब इसको बहुत तेजी के साथ फेंकते हैं और हाई वेलोसिटी, it acquires a large amount of momentum। तो इसमें मोमेंटम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, and sometimes hurts the batsman। और जब ये बैट्समैन को लगती है या टकराती है बैट्समैन की बॉडी से तो ये उसको हर्ट करती है, उसको लगता है बहुत तेज। चलिए एक और देखिए, आए हाय हाय, ये कोई नहीं कहेगा ये गाड़ी कोई महिला चला रही थी, ठीक है ना? पुरुषों से भी ऐसी गलतियां होती हैं, कोई बेमन नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल, अ कार और बस में नॉट बी रनिंग एट हाई स्पीड। मान लो कोई कार है या कोई बस है, मान लो ये बहुत ज्यादा तेजी से ना भी चल रही हो, ये बहुत ज्यादा तेजी से ना भी चल रही हो, लेकिन फिर भी अगर किसी से टकरा जाए तो भाई साहब अच्छा खासा डैमेज दे जाती है। क्यों? क्योंकि भैया कार या बस जो है इनका मास जो है वो बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी थोड़ा कम भी सही लेकिन मास तो बहुत ज्यादा है ना। और जब मास बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, और मोमेंटम ज्यादा क्रिएट करते हैं तो जिसकी वजह से फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, और ये एक अच्छे खासे डैमेज को अंजाम देता है। तो अ कार और बस में नॉट बी रनिंग एट हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी, बट बिकॉज ऑफ इट्स हाई मास, किसकी वजह से? इसके हाई मास की वजह से, इट हैज वेरी हाई मोमेंटम विच मे हर्ट्स द पर्सन कमिंग इन द वे, जिसकी वजह से इसके रास्ते में जो भी इंसान आता है ये उसको अच्छा खासा डैमेज देते हैं, उसको हर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, और ये एक रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। मतलब ये मोमेंटम के थ्रू फोर्स को डिफाइन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, मोमेंटम जितना ज्यादा लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा, मोमेंटम जितना कम लगने वाला फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मोमेंटम का जो चेंज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा मोमेंटम में चेंज उतना ज्यादा, जितना कम फोर्स अप्लाई होगा मोमेंटम में चेंज उतना ही कम, एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। और मोमेंटम हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। क्लियर हो जाएगा? ये समझ में तो नहीं आया? आया तो नहीं समझ में? चल ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या बताया मैंने आपको? चेंज इन मोमेंटम निकालते, पहले क्या निकालते? चेंज इन मोमेंटम। और मैंने क्या बताया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सॉरी, हाँ, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स को लिखा है एफ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम बात करें दो वेलोसिटी, भाई चेंज हुआ है तो पहले वेलोसिटी कुछ और होगी, बाद में वेलोसिटी कुछ और होगी। पहले जो वेलोसिटी होती है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को v से। तो अगर इनिशियल मोमेंटम निकालें, इनिशियल मोमेंटम निकालें जिसको हम p1 कह दें, तो ये मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu हो जाएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu हो जाएगा। फिर हम बात करें p2, तो ये हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी mv। और अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें, डेल्टा p इज इक्वल्स टू, तो ये p2 माइनस p1 mv माइनस mu हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। और हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, तो mv माइनस mu अपॉन t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब क्या करना है, दोनों में से m को कॉमन ले लीजिए, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लिया, तो v माइनस u अपॉन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? हमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। और जरा गौर से देखिए, ये v माइनस यू अपॉन टी आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और इसकी जगह पे a हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, तो f इज इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a। यहाँ पर k की वैल्यू हो जाती है 1, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा निकल के आता है f इज इक्वल्स टू m इंटू a। मतलब किसी भी बॉडी का जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पर और एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब यहां पर आ जाएगा मोमेंटम। चलिए देखिए ध्यान से, पूरा इसको हम रफ कर देते हैं एक बार में, फिर दोबारा से देखेंगे। फोर्स इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी mu एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज mv। सो देखिए ध्यान से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन टी। अब क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये v माइनस यू अपॉन टी ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है a की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, a इज इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से हम ये वैल्यू लगाएंगे, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, f इज इक्वल्स टू हो जाएगा m जैसा का तैसा, v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे हमने रखा a। प्रोपोर्शनल का साइन यहां पर आना चाहिए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा k की वैल्यू होती है 1, तो यहां से फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा f इज इक्वल्स टू m इंटू a, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर हो जाएगा बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन? आई होप कि अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट जो होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, दैट इज न्यूटन, और 1 न्यूटन जो होता है वो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम 10 टू पावर 5 डाइन भी कहते हैं, और यही 1 kg फोर्स जो होता है वो 19.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। ये दोनों यूनिट हो जाएंगे हमारे काय के लिए? मोमेंटम, फोर्स के लिए, सॉरी काय के लिए हो जाएंगे? फोर्स के लिए। और ये जो दिया गया 1 kg फोर्स कितने के बराबर होता है? वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। चलिए, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, ध्यान से देखेंगे, जब हम किसी क्रिकेट बॉल को कैच लेते हैं तो ये हाथों को हर्ट करता है? बिल्कुल करता है। कैच लेने के तरीके, हम बॉल को पीछे की ओर ले जाते हैं, कैच करने के बाद ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? क्यों ले जाते हैं? ताकि भैया टाइम उतना ज्यादा मिल जाए, टाइम जितना ज्यादा मिल जाएगा मोमेंटम उतना कम होता जाएगा, मतलब हाथों को इंजरी से बचाने के लिए। तो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल ये भी एक मोमेंटम के एग्जाम्पल में आता है। क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। क्या होता है, कोई भी क्रिकेट प्लेयर जब कैच लेता है तो उस बॉल को वो पीछे की ओर लेता है ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। और ये क्यों करता है? बिकॉज वो अपने हाथों को इंजरी से बचाना चाहता है। नेक्स्ट एक और देखेंगे, यूज द सीट बेल्ट इन कार। ये बहुत बढ़िया टॉपिक था। कैसे? देखिए, हम किसी कार में चल रहे हैं, कार कायम है मोशन में, कार के साथ साथ हम भी कायम है मोशन में। सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी है? मान लो सडन हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक किस पे लगे? कार पर, हम किस में है? मोशन में। और हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। कार तो रुक गई, हम कोशिश करेंगे हम मोशन में बने रहे, तो क्या करेंगे? बाहर निकल आएंगे खिड़की तोड़ के। भैया क्या करेंगे? खिड़की तोड़ के बाहर निकल आएंगे लाइक दिस। देखिए, ये व्यक्ति जो है जैसे ही दीवार से कार टकराई, अगर इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो क्या कार तो रेस्ट में आ गई, लेकिन ये काय में आएगा? मोशन में। और मोशन में होने की वजह से ये
आगे टकरा जाएगा। तो यही रीजन है कि कार चलाते समय सेफ्टी फर्स्ट के रूल को फॉलो करते हुए हमें सीट बेल्ट लगानी ही लगानी चाहिए। तो देखो, these days all car are provided with seat belts from passengers to prevent injury in the case of accident। एक्सीडेंट के केस में पैसेंजर्स को इंजरी से बचाने के लिए सीट बेल्ट दी जाती है हर एक कार में। इन अ कार एक्सीडेंट अ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो तेजी से चलती हुई कार अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द कार लार्ज मोमेंटम रिड्यूस टू जीरो। उसका जो बड़ा सा मोमेंटम का एक पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत छोटे से समय में वो मोमेंटम कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉरी क्या कह रहे हैं, ठीक है, उस कार का मोमेंटम कैसा हो गया, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी ना, उसने ब्रेक ले लिया या अचानक एक्सीडेंट हो गया, कार रुक गई। लेकिन हम किस में रहेंगे, मोशन में। तो हमें मोशन से रोकने के लिए सीट बेल्ट लगानी होती है ताकि हम भी अचानक से रुक सकें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आप किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाते हैं तो बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम पर लगाती है। मतलब अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यही लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए ध्यान से, क्या बताया मैंने आपको, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जिसने गन से फायर किया। जब गन से फायर किया तो इससे बुलेट तेजी से आगे निकला। बुलेट जिस स्पीड से आगे निकलेगा उसी मोमेंटम के साथ में, जिस मोमेंटम के साथ में बुलेट आगे गया, उसी मोमेंटम के साथ में गन जो है वो कहाँ आएगी, रिवर्स, पीछे की ओर आएगी। इसी को कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑफ अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो बॉडी लगाएगी फर्स्ट बॉडी पर, सेकेंड बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी फर्स्ट बॉडी पर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। पहली बॉडी सेकेंड बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसको हम जानते हैं एक्शन के नाम से, और सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है। लाइक मैंने आपको थप्पड़ मारा, क्या होगा, सर घर के बाहर निकलो, आपको हम देख लेंगे, ये रिएक्शन हो गया। भाई ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, मैं कौन सा आपको थप्पड़ मारने जा रहा हूँ, एक बेसिक बात, मजाक की बात है। तो क्या होता है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन के एवज में अपोजिट रिएक्शन भी होता है। चलिए अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाय द गन रिकॉइल। आपने देखा होगा जब कभी अगर गन चलाई है तो आपको पता है कि जब हम गन से फायर करते हैं तो गन पीछे रिकॉइल करती है, और रिकॉइल करने का रीजन ही है लाइक दिस, जैसे कि इस गन से बुलेट आगे की ओर निकलेगा, देखिए क्या हुआ, जैसे बुलेट आगे की ओर निकला तो गन कहां गई, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि यहां पर जिस मोमेंटम के साथ बुलेट आगे गया उसी मोमेंटम के साथ गन पीछे आई, एक्शन का रिएक्शन हो गया। तो देखिए ध्यान से, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से बुलेट आगे की ओर जाती है, इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। उसी इक्वल फोर्स से गन जो है वो पीछे की ओर आती है, बट ड्यू टू हिज हाई मास। लेकिन एक चीज हमें पता होनी चाहिए, बुलेट का मास कम था तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और गन का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी बुलेट से कम रहेगी, लेकिन मोमेंटम जो है वो बराबर रहेगा, ये याद रखिए। इसके बाद आएगा द फ्लाइंग ऑफ अ जेट, एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। तो इसको देखिए ध्यान से कि रॉकेट किस तरह से फ्लाई करता है। आपको पता है कि जब भी से फ्यूल बर्न होता है तो इसके नोजल से पीछे की ओर बहुत तेजी से गैसेस निकलती हैं। क्या हुआ, तेजी से गैसेस नीचे की ओर निकली, और उसी के रिएक्शन में एरोप्लेन या ये हम कह सकते हैं रॉकेट जो है वो जाएगा ऊपर की ओर। यही एरोप्लेन में होता है, आप उनके पीछे के नोजल से देखते हो वो तेजी से गर्म गैसेस निकलती हैं, तो उन्हीं गर्म गैसेस से ये रिएक्शन लगता है प्लेन पर, और प्लेन जाता है आगे की ओर। तो देखिए ध्यान से क्या होता है हमने आपको, इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेस ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रस्ट आउट ऑफ अ जेट। ये जेट से बाहर निकलेगी एट द रेयर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट इंटीग्रेट स्पीड, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट जो है तो ये तेजी से गैसेस पीछे की ओर चल रही है। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बैकवर्ड गोइंग गैसेस, ये जो गैस पीछे की ओर जाती है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगी, पुश द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड, एयरक्राफ्ट को आगे की ओर ले जाने में, एंड एट अ ग्रेट स्पीड। द रॉकेट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब ये रॉकेट जो है ये भी किस पर वर्क कर रहा है, ये जो एरोप्लेन से किस पर वर्क कर रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन के प्रिंसिपल पर। चलिए
मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको ये कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपको टॉपिक दोबारा समझा देंगे। एक लास्ट लेक्चर लेकर आएंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।